तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमें कि सेक्शन 24(3) CGST, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में जो बंदे लायबल हैं टैक्स पे करने के लिए, उनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। Section 9(3) of the CGST Act provides that specified category of goods and services for which the tax is to be paid under RCM, and 9(4) क्या बताता है? Specified category of person जिनको RCM पे करना है। 9(3) क्या बताता है? गुड्स और सर्विसेज बता देता है जिस पर RCM एप्लीकेबल रहेगा। और सेक्शन 9(4) बताता है कि कौन कैटेगरी ऑफ पर्सन जो है RCM में लाइबल है पे करने के लिए। तो दोनों ही केसेस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रिसिपिएंट को, जो कि टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए लाइबल है। हाँ, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की जो है एग्जम्पशन है, एक एग्जम्पशन क्या है? Provide services provided by a partnership firm of advocate or an individual as an advocate or senior advocate by way of legal services to a business entity with an aggregate turnover within the threshold limit। मतलब अगर एडवोकेट की सर्विसेज हैं, एक बिजनेस एंटिटी को पे कर दी हैं सर्विसेज, तो कौन लाइबल है? बिजनेस एंटिटी लाइबल है। बिजनेस एंटिटी को RCM में भी टैक्स पेबल है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। बट अगर बिजनेस एंटिटी उसकी टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की है, देन उसको एक्सेप्शन है, वो एग्जम्प्ट है, और तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी उसको नहीं कराना है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). 9(5) मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर का है। तो पर्सन उसमें 9(5) में कौन लाइबल होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है GST लाइबिलिटी पे करनी है, वो लाइबल रहता है। तो पर्सन हु आर रिक्वायर्ड लाइबल टू पे टैक्स अंडर 9(5) आर रिक्वायर्ड टू मेक टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, तो उनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। एज पर सेक्शन 9(5) ऑफ द एक्ट, in case of following specified services, tax is to be paid by e-commerce operator। तो उसमें क्या है कि 9(5) में पावर दी गई है और उसमें बताया गया कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कौन कौन सी सर्विसेज। तो कौन कौन सी सर्विसेज जो है नोटिफाई की गई हैं, तो वो ये है रेडियो टैक्सी वाली, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्स कैब, मोटर साइकिल, इस तरह की सर्विसेज जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जाती हैं। तो वहां पर कौन लाइबल है? ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स GST पे करने के लिए। प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट्स और अदर कमर्शियल प्लेसेस मेंट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस। तो ये भी जो है होटल और इन गेस्ट हाउस वगैरह इन सब की सर्विसेज भी जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल है, अगर इनके थ्रू जो है बुकिंग हो रही है, इनके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 23/2017। तो इस तरह की सर्विसेज भी जो है अब कौन लाइबल है? ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, and pay tax only if the turnover of such service provider are less than 20 or 10 lakh, and they are not liable to take registration under section 22 of the act। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? मतलब टैक्सी ड्राइवर है जैसे, तो उसकी जो सर्विस की है वो 20 लाख से कम ही है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, और उसकी जो टर्नओवर है वो अगर 20 लाख से कम है या 20 लाख तक है, तो जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। तो ई कॉमर्स को रजिस्ट्रेशन लेना है और वो लाइबल है उसकी पे करने के लिए GST। और जब उसकी लिमिट क्रॉस कर जाएगी इस थ्रेशोल्ड लिमिट को, देन वो खुद ही ले लेगा रजिस्ट्रेशन, तो वो खुद GST पे कर देगा। सेक्शन 24(5) नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी क्या हुआ गया कि वो कैजुअली आता है इंडिया में और वहाँ यहाँ इंडिया में आकर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, देन उसको जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, एक भी अगर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? मीन्स एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वेदर एज प्रिंसिपल और एजेंट और इन एनी अदर कैपेसिटी, बट हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। उसका बिजनेस जो है प्लेस जो है इंडिया में कोई भी फिक्स नहीं है। सेक्शन 24(6) क्या कहता है? पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो जो भी पर्सन लाइबल हैं टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सेक्शन 51 में, तो उनको जो है एज टैक्स डिडक्टर उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी तो भी एज अ टैक्स डिडक्टर उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एज सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कौन कौन लाइबल होते हैं टीडीएस डिडक्ट करने के लिए? डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, local authority, government agencies, and authority or board by or any other body set up by an act of parliament or state legislature and established by any government with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function. Societies established हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के थ्रू अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। Public sector undertakings are liable for registration as tax deductor under CGST Act. If it is not making any taxable supply of goods or service, it is required to take registration only as a deductor as tax at source on the basis of TAN or PAN. अगर वो टैक्सेबल सप्लाई में इन्वॉल्व भी नहीं है, मतलब वो उनकी कोई टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं होती है, तो भी उनको एज टैक्स डिडक्टर जो है रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। मतलब एग्जाम्प्ट गुड्स में डील कर रहे हैं अगर कोई तो भी उनको एज टैक्स डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो है उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। सेक्शन 24(7) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ on behalf of other taxable person whether as an agent or otherwise। कोई भी पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है on behalf of other taxable person whether as an agent कर रहा है या अदरवाइज कर रहा है, अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है किसी और के बिहाफ पर तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। Person who supply goods or service or both on behalf of other taxable person whether as an agent or otherwise require registration under GST if his turnover is below 20 lakh or 10 lakh per annum. If it has been clarified that registration is required only by C&F agents who stock and sell the goods on behalf of principal, registration is not required by ordinary commission agents who do not deal in goods or service themselves if their annual turnover is less than 20 or 10 lakh CBIC circular। तो इसमें क्या है कि जो एजेंट्स जो हैं खुद स्टॉक करते हैं एंड देन प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो सेल करते हैं, तो उन्हीं के केसेस में जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड है ऑर्डिनरी कमीशन एजेंट्स जो कि गुड्स में डील नहीं करते हैं, सेल जो होती है वो प्रिंसिपल से ही होती है, देन तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Input service distributor whether or not separately registered under this act। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का भी अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है क्योंकि उनको जो है इनपुट जो है वो दूसरे यूनिट्स में जो है डिवाइड करना होता है, उनको भी अलग से ही एज इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पर्सन who supply goods or service or both other than the supply specified under section 9(5) through such e-commerce operator who is required to collect TCS। अब देखिए ये है सप्लायर, ठीक है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी में सेक्शन 51 में अगर ये TCS पे करने के लिए लायबल है, देन इस सप्लायर को भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है।
इसको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर्सन सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, persons who supply goods or service or both other than the supply specified under section 9(5), such electronic commerce operator has to compulsory register under this act. Mandatory registration is required where e-commerce operators are required to collect TCS under section 52. Sorry, section यहाँ पे 52 था. Every electronic commerce operator who is required to collect tax under section 52, उसको अगर TCS कलेक्ट करना है सेक्शन 52 में ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अभी ऊपर हमने जो पढ़ा था तो इसके लिए मैंडेटरी बताया था, अभी नेक्स्ट पॉइंट में इसके लिए मैंडेटरी बता रहा है कि इसको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है। Every e-commerce operator who is required to collect TCS under section 52. Thus, e-commerce operator would require registration if he is required to collect TCS under section 52. उसके बाद कौन सा नेक्स्ट पॉइंट है? Every person supplying online information or database access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than the registered person. मतलब वो इंडिया में जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंडिया में इस तरह की सर्विसेज कैसी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया से इन इंडिया में, देन उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। The mandatory registration is required for every person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than the registered taxable person. अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है जिसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, देन जो पर्सन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना पड़ेगा जीएसटी में। अ पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर वो जीएसटी में जिसको सर्विस दी जा रही है वो पहले ही अगर रजिस्टर्ड है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट, सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। कोई भी पर्सन जो है आगे काउंसिल की रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट अगर किसी को नोटिफाई करती है तो वो भी जो है उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। अदर कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स क्या है? पर्सन डीलिंग इन एग्जाम्प्टेड प्रोडक्ट्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर दिस। अगर कोई भी गुड्स अगर कोई भी पर्सन एग्जाम्प्टेड गुड्स में अगर डील कर रहा है तो उसको नहीं करना है, अनलेस अगर वो रिवर्स चार्ज में किसी भी उसमें एप्लीकेबल है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। The provision for compulsory registration are not applicable for under section 23, मतलब जो ओवररूल करता है ये सेक्शन से 22 को ओवररूल करता है। तो 23 और 24 जो कि क्या बताते हैं हमें? सेक्शन 23 हमें बताता है कि पर्सन नॉट लाइबल टू रजिस्टर, है ना, तो उस पर जो है ये डील नहीं करता है, तो उनके लिए उनको ये सेक्शन जो है ओवररूल नहीं करता है। दस नीड नॉट रजिस्टर्ड इवन इफ फॉल अंडर द एनी कैटेगरी ऑफ सेक्शन 24(1). अगर आप 23 में हैं, मतलब एग्जम्प्टेड गुड्स में हैं या फिर उसमें 2-3 कैटेगरी बताई है जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, अगर उनमें आप डील कर रहे हैं तो और सेक्शन 24 के किसी भी पॉइंट में आप अगर कवर करते हैं तो भी जो ओवररूल कौन सा सेक्शन करेगा? सेक्शन 23 करेगा ओवररूल। ठीक है। Thus falling need not registered even if fall under any category of section 24(1). Person who are supplying goods or services which are not liable to tax, wholly exempt from tax, or agriculturist, or person supplying goods or services where the service recipient is liable to pay tax. तो ये हमारा पूरा सेक्शन कवर हो गया है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्स्ट पिक ग्लोबल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज जो है आपको मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।